दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों लोकसभा चुनाव सामने है। 543 सीटों की वैकेंसी चुनाव आयोग निकालने वाला है, लेकिन 543 सीटों के पहले चुनाव के महापर्व का इतना बड़ा चीरहरण आपने नहीं देखा होगा जो आज देखने को मिला। मेयर के चुनाव के लिए जब इतनी बेहयाई का प्रदर्शन हो रहा है, तो पीएम के चुनाव के लिए, एमपी के चुनाव के लिए कितनी बड़ी बेहयाई का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, अंदाजा लगा लीजिए। मैं कुछ नहीं जानता कि आने वाले वक्त में किस प्रकार की बेहयाई का प्रदर्शन देखने को मिलेगा या किस प्रकार की निष्पक्षता का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जो भी होगा वो सब आपके सामने होगा। आज बात चंडीगढ़ के मेयर चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियों की, कि आखिर क्यों जहां महज 36 वोट गिनने थे, 3 दर्जन वोटों की ही गिनती होनी थी, उन 3 दर्जन वोटों की गिनती के बीच ही जब 8 वोट इनवैलिड करार दिए जाए, उन्हें रद्द कर दिया जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव में धांधली किस कदर की जाती है। निर्वाची अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, निर्वाची अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का नेता अनिल मसीह आज बीजेपी के लिए मसीहा बनकर सामने आया। अनिल मसीह को क्यों बनाया गया निर्वाची अधिकारी और क्यों चुनाव में इतनी बड़ी धांधली को न्योता दिया गया, इस परिस्थितियों की चर्चा के पहले सबसे पहले चंडीगढ़ के बारे में जान लेना जरूरी है। चंडीगढ़ में सभी वार्डों को मिलाकर चंडीगढ़ में 35 वार्ड है, 35 वोट होते हैं, एक एक लोग जीतते हैं, और इन 35 वार्ड के साथ साथ टोटल 36 वोट होते हैं, जिसमें एक वोट वहां की सांसद का होता है, जो वर्तमान में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर है। यानी कुल जमा 36 लोगों को वोट देने का अधिकार है। 9 लोग नॉमिनेटेड होते हैं और उन 9 नॉमिनेटेड लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन उन्हीं 9 में से एक भाजपा का नेता अनिल मसीह आज भारतीय जनता पार्टी के लिए मेयर के चुनाव में निर्वाची अधिकारी, यानी कि पीठासीन अधिकारी जिसे कहें, पीठासीन अधिकारी होने के साथ साथ बीजेपी के लिए अनिल मसीह एक मसीहा के रूप में सामने आया। ऐसे मसीहे अगर लोकतंत्र को मिलते रहे तो फिर लोकतंत्र को दफन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि चुनाव के महापर्व और सबसे पवित्र काम, जिसमें जनता के मतदान के अधिकार की सुरक्षा होती है, उस काम को कराने के लिए एक पार्टी के पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए और वो पदाधिकारी धांधली की तमाम सीमाओं को इस बेहयाई के साथ पार करे कि वो कैमरे पर प्रदर्शित होता हुआ नजर आए, तो अब कहां ही किया जा सकता है। 35 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 35 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 13 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती, कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती और 1 सीट अकाली दल को मिली। 36 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 19 पर बनता है। 18 + 1 19 पर बहुमत का आंकड़ा बनता है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस और आप ने जब गठबंधन किया, यानी इंडिया अलायंस का क्षेत्रीय स्वरूप वहां दिखाया, तो उस इंडिया अलायंस को वहां पर 20 वोट उसके पास थे। मेयर उसका चुना जाना चाहिए था। आज 10 बजे वोटिंग हुई। वोटिंग इसके पहले भी होनी थी, लेकिन उस समय यही अनिल मसीह, जिसे पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया, इस अनिल मसीह नाम के मसीहा की उस दिन तबीयत खराब हो गई। शायद उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से उस दिन लोकतंत्र की तबीयत खराब होने से बच गई, जो आज खराब हुई है। आज अनिल मसीह को 10 बजे पहुंचना था, वोटिंग करानी थी। वो आदमी 38 मिनट की देरी से आया, और 38 मिनट की देरी से आया। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर वोटिंग के बाद जब बैलेट पेपर पर सभी ने अपने पसंदीदा मेयर उम्मीदवार के नाम को पर टिक लगा दिया, उसके बाद उसकी गिनती शुरू हुई। और गिनती के पहले साफ साफ दिखा, कैमरे पर दिखा, कि बैलेट पेपर पर कुछ ना कुछ लिखते, भरते, मिटाते हुए पता नहीं क्या कर रहा था अनिल मसीह, वो करते हुए पाया गया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर के उम्मीदवार मनोज सोनकर को 16 वोट मिले। 14 वोट उसकी पार्टी के थे, 1 वोट अकाली दल के एक पार्षद का था, और 1 वोट वहां की सांसद जो एक्स ऑफिसियो यानी पदेन सदस्य होती हैं उनका था, किरण खेर का। वहीं विपक्ष को जो 20 वोट मिले और मेयर
कांग्रेस आप गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार टीटा को होना चाहिए था, लेकिन कुलदीप कुमार टीटा की जगह मेयर चुन लिए गए मनोज सोनकर बीजेपी के। और इसलिए चुन लिए गए क्योंकि 8 वोट सीधे सीधे रद्द कर दिए गए। उन सब पर तमाम तरह से उल्टे सीधे तरीके से बैलेट पेपर पर भोंक भांक कर दिया गया। तो इस भोंक भांक के बाद वो बैलेट पेपर निरस्त कर दिया गया। नियम यह है कि जब किसी बैलेट को निरस्त किया जाता है तो दोनों पक्ष के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और तब जाकर के उसे निरस्त करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो दरअसल मामला यह है कि आजकल मशीन से मतदान की प्रक्रिया के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर प्रेस क्लब तक पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मशीन से मतदान के खिलाफ और उसकी निष्पक्षता के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। भारत से लेकर कुछ लोग भारत के बाहर भी आंदोलन चला रहे हैं। और आज ये जो खेल हुआ, उस खेल के पीछे का असली खेल आप समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज दरअसल जो खेल हुआ वो खेल ये जाहिर करने के लिए खेला गया कि आने वाले वक्त में एक कहा जा सके कि बैलेट पेपर में तो 36 वोटों की गिनती भी सही से नहीं हो सकती। मामला कोर्ट में जाएगा, चला भी गया हाई कोर्ट में, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग जगह कहते हुए नजर आएंगे कि ये लोग तो मशीन हटाने की बात करते हैं, मतदान वाली मशीन को, मतदान वाले उपकरण को हटाने की बात करते हैं और बैलेट पेपर की बात करते हैं। देख लीजिए 36 बैलेट पेपर का नतीजा। 36 बैलेट पेपर की काउंटिंग यदि ढंग से नहीं हो पा रही है तो इस देश के करोड़ों बैलेट पेपर की काउंटिंग कैसे ढंग से होगी। यही तर्क आने वाले कुछ समय में तमाम तरह के गोदी मीडिया चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज की तारीख में चुनाव की निष्पक्षता एक मुद्दा बन गई है, चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बन गया है। और इन सब के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने की प्रक्रिया जब अपने आप में मुद्दा बन जाए तो लोकतंत्र का सवालों के घेरे में खड़ा हो जाना एक स्वाभाविक परिणति ही है। और उसी स्वाभाविक परिणति को हम आप सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं, तो इस पर विलाप भी कर रहे हैं। लेकिन बात आनंद और विलाप से कहीं आगे की है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीठासीन पदाधिकारी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 36 वोटों को ढंग से नहीं गिन पाता। और उसके बाद ये ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात हमने कही, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर यदि बात करें तो इस देश में 208 लोकसभा सीटें 208 लोकसभा सीटें उन राज्यों में है जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री काबिज है। तकरीबन 90 लोकसभा सीटें उन राज्यों में है, बिहार और महाराष्ट्र समेत, जहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी यानी एनडीए के मुख्यमंत्री काबिज है। और तकरीबन 19 या 20 सीटें चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इस तरह से तकरीबन 19 या 20 लोकसभा सीटें उन राज्यों में है जो केंद्र शासित प्रदेश है। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। तो इन 298 और 19 317 लोकसभा सीटों के नतीजे पर आम आदमी को भरोसा हो जाए आसानी से। भरोसा मुझे नहीं लगता कि आम लोग मौजूदा व्यवस्था के तहत, मशीनी मतदान की प्रक्रिया के तहत इस पूरे सिस्टम को जस्टिफाई कर पाएंगे और इसे निष्पक्ष मानने के लिए वो बाध्य किए जाएंगे, लेकिन हो नहीं सकते। इस बात का पूरा भरोसा मौजूदा दौर में आंदोलनों और आंदोलनों के मौजूदा स्वरूप को देखते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। 543 लोकसभा सीटों की वैकेंसी आने वाली है। 543 लोकसभा सीटों की वैकेंसी पर नजर डालें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली थी। लेकिन सवाल यह है कि जब मेयर के चुनाव को इस कदर लोकतंत्र विरोधी बनाकर पेश किया जाए, बैलेट पेपर घोटाले के तौर पर सरेआम कैमरे के सामने मेयर का चुनाव दर्ज होता हुआ दिखे, जिस मेयर के चुनाव से न दिल्ली में सरकार बननी है, न पंजाब में सरकार बननी है और न ही हरियाणा में सरकार बननी है जहां की राजधानी है चंडीगढ़, तो उस मेयर के चुनाव में धांधली का घिनौना खेल
पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है, तो इस देश में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की एक पूरी सीरीज आप देख रहे हैं कि कैसे खेल हो रहा है। और उस खेल को देखने के लिए मौजूदा दौर में ब्यूरोक्रेसी पे कौन भरोसा करेगा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर मशीन को लेकर अलग अलग न्यायालयों, सिविल सोसाइटी, हर जगह सवाल है। और इस सवाल को यदि आप नए सिरे से पढ़ने और देखने की कोशिश करें तो एक आंख उम्मीद की किरण मौजूदा समय में इस देश के मुख्य न्यायाधीश, न्यायपालिका के शीर्ष पर विराजमान जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की तरफ जरूर जाती है कि जब मेयर के चुनाव के लिए इस स्तर की बेहयाई का प्रदर्शन हो सकता है तो लोकसभा चुनाव के लिए क्या हो सकता है। क्या आने वाले वक्त में अब जिलाधिकारियों की जगह सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर यह तो नहीं कहना पड़ जाएगा कि सभी हाई कोर्ट के जजों को एक एक या दो दो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाची अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाए। क्या निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इंडियन ब्यूरोक्रेसी पर से भरोसा उठ गया है। और क्या प्रतिबद्ध नौकरशाही यानी डिवोटेड ब्यूरोक्रेसी की जो संकल्पना इमरजेंसी के दौर में की गई थी, क्या वो दौर बिना इमरजेंसी लागू किए इस देश में आ गई है। दरअसल बात उस दौर की नहीं, बात इस दौर की भी नहीं, बल्कि बात उस मानसिकता की है कि सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं, चुनाव नतीजों के साथ कुछ भी कर सकते हैं या करा सकते हैं। ये मानसिकता और इस मानसिकता का विकास उस दौर में होगा जिस दौर में गुजरात में हाई कोर्ट के एक जज ने जब गुजरात के एक निर्वाचन के फैसले को उलटने का फैसला किया तो उन जज साहब का तबादला भी दूसरे राज्य में कर दिया गया था, दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया गया था। यह भी इस देश ने देखा है। और हाई कोर्ट के जजों का तबादला स्वाभाविक है कि सरकारें नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया तो वो साल दूसरा था। आज दौर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का है। उम्मीदें चंद्रचूड़ साहब से है, उम्मीदें इस दौर में न्यायपालिका से ही है, उम्मीदें सिविल सोसाइटी से ही है। और इन सब उम्मीदों के दौर में और उम्मीद टूटने के दौर में यदि मौजूदा दौर में लोकतंत्र को आप देखें तो 543 लोकसभा सीटें सिर्फ भारत की चुनावी बुनियाद को, भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद का फैसला ही नहीं करेगी, बल्कि इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया में लोकतंत्र के स्वरूप को लेकर अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग तरीके से बहस चल रही है उस पर भी एक रोशनी डालनी जरूरी हो जाती है। इसलिए जरूरी हो जाती है कि भारत का लोकतंत्र तीसरी दुनिया के तमाम देशों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत रहा है। लेकिन जब प्रेरणा के स्रोत का प्रकाश पुंज टिमटिमाने की हद तक चला जाए तो आने वाले वक्त में जिस न्यायपालिका को लेकर के आज भी लोगों की आस्था बनी हुई है, उस न्यायपालिका को लेकर के भी आने वाले वक्त में सवाल उठने लग जाए। अभी तो सिर्फ प्रशांत भूषण जैसे लोग सवाल उठाते हैं, आने वाले वक्त में तमाम तरह के सवाल उठेंगे। और इन सब सवालों के बीच राज्यों में सत्ता परिवर्तन और सरकार बनाने गिराने के खेल में जहां एक तरफ ईडी की भूमिका दिख रही है, ईडी की वजह से मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आ रही है, ईडी की वजह से किसी राज्य में विपक्ष परिवर्तन हो रहा है, ईडी की वजह से किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री की शपथ हो रही है, और ईडी की वजह से इस देश की सियासत में सत्ता नाम केवलम की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। तो उन परिभाषाओं के दौर में क्या चुनाव आयोग के अधिकारी भी ईडी के प्रकोप से अछूते हैं? क्या उन्हें भी व्यवस्था ने आतंकित कर रखा है? और सत्ता जिस प्रकार से व्यवस्था की पर्यायवाची होती जा रही है, उस दौर में चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को सिर्फ एक झांकी मान लेना ही फिलहाल के दौर में बेहतर होगा। चंडीगढ़ तो अभी झांकी है, लोकसभा चुनाव बाकी है। चंडीगढ़ तो अभी झांकी है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव बाकी है। चंडीगढ़ तो अभी झांकी है, और चंडीगढ़ की इस झांकी के साथ पटना और मुंबई का जो खेल आपने देखा वो कई राज्यों में बाकी है। देखते जाइए राज्य दर राज्य और चुनाव दर चुनाव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र के उस मंदिर के लिए खड़ा है जिसके लिए चुनाव आयोग 543 सीटों की वैकेंसी निकालने वाला है। भारतीय रेलवे निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से आगे चल रहा है, क्योंकि उसने लोकतंत्र के मंदिर से तकरीबन 10 गुना ज्यादा सीटें जरूर निकाली है, जिसको लेकर आंदोलन हो रहा है, छात्र भी पीटे जा रहे हैं। लेकिन इस बात का भरोसा है कि 10 गुनी वैकेंसी निकाली तो है, फिर 5 साल 4 साल में कभी बहाली हो जाएगी।
लेकिन ये बहाली रुकती नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर की बहाली बहुत जल्दी होती है। महज फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने और बहाली होने के बीच में 2.5-3 महीने का ही वक्त होता है, मैक्सिमम, अधिकतम 2.5-3 महीने, वरना कई बार 1.5-2 महीने में ही पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। लेकिन प्रक्रिया जहां आधे घंटे में पूर्ण हुई चंडीगढ़ में, वो प्रक्रिया इतनी दोषपूर्ण है, तो आगे की प्रक्रिया, आगे का प्रोसीजर क्या दोष मुक्त रह पाएगा? 36 बैलेट को गिनने में धांधली करने का पूरा स्कोप मिल गया, तो हजारों मशीनों के वोटों को गिनने में किस प्रकार की धांधली हो सकती है, इसकी कल्पना और इससे उपजे सवाल मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।